Hey YouTube. So in this session, we are going to learn how to find the resultant of concurrent forces. So let's begin. Before starting with the actual topic, let us consider a tug of war match between two teams, Team Blue and Team Red. अब ये जो दोनों टीम है, इनमें तीन मेंबर्स हैं. जो टीम ब्लू के मेंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये उनकी फोर्स की वैल्यूज. और जो टीम रेड के मेंबर्स हैं वो ऑब्वियसली राइट साइड फोर्स ऐड करेंगे और ये उनके फोर्सेस की वैल्यूज. अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों टीमों में से ये टग ऑफ वॉर का मैच कौन सी टीम जीतेगी. ऑब्वियसली टीम ब्लू जीतेगी. तो आप ये कंक्लूजन पे कैसे आए. सबसे पहले आपने टीम ब्लू की जो फोर्सेस थी उनका टोटल ऐड किया जो कि था 90 न्यूटन. फिर आपने टीम रेड का टोटल फोर्स फाइंड किया जो कि था 60 न्यूटन. आपने ये देखा कि जो 90 न्यूटन है वो ऑब्वियसली 60 न्यूटन से ग्रेटर है. तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि जो टीम ब्लू थी उसने 30 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट की इन द लेफ्ट डायरेक्शन, जिसके वजह से ये रोप थी वो लेफ्ट साइड मूव हुई. अब थोड़ा लेवल अप करते हैं. अब एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट से कुछ फोर्सेस जनरेट करते हैं. तो ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल है. अगर आपको पता नहीं कि कौन से फोर्स सिस्टम होते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने सब फोर्स सिस्टम के बारे में बताया है. Now let us assume some forces of this concurrent force system. अब इस concurrent force system का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे लाई करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी. ये बताना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि concurrent force system है. हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ी फोर्स है 40 न्यूटन वो इस साइड एक्ट कर रही है. तो रिजल्टेंट जो है वो इसी साइड कहीं तो एक्ट करेगा, बट वो कौन से एंगल पे एक्ट करेगा और उसकी क्या वैल्यू होगी ये बताना बहुत मुश्किल है. तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में. अब इसके दो मेथड हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के. सबसे पहला मेथड है पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. तो हम पैरेललोग्राम लॉ को सबसे पहले पढ़ते हैं. अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं. वो क्या है. ये लॉ तभी यूजफुल होता है जब हमारे पास दो कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं और उन कॉन्करेंट फोर्सेस के बीच का एंगल हमें पता हो. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मेरे पास एक पॉइंट है O और मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक है ये P और एक है ये Q, और इन दोनों फोर्स के बीच का एक एंगल है थीटा. तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये एक ऐसे सिस्टम के लिए ही यूज किया जा सकता है जिसमें हमारे पास दो कॉन्करेंट फोर्सेस हो और उनके बीच का एंगल हमें पता हो. अब मैं एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करता हूं इस फोर्स P के पैरेलल में. सिमिलरली मैं इस फोर्स Q के पैरेलल पे एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करता हूं. तो अभी हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया है. नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ the resultant of this concurrent force is equal to the diagonal of this parallelogram. मतलब जो concurrent force system है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल होगा जो कि ये रेड कलर में है. और जो रिजल्टेंट है इसका जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू फोर्स P वो होगा अल्फा. अब इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और जो एंगल अल्फा है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है. तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जहाँ पे p और q ये दोनों फोर्सेस हैं और जो थीटा है ये उनके बीच का एंगल है. Now the angle at which this resultant force acts alpha is given by tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta, जहाँ पे P और Q फोर्सेस थी और थीटा उनके बीच का एंगल था. और ये जो अल्फा है ये रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है और जो थीटा है ये P और Q फोर्स के बीच का एंगल है. तो अभी हम एक सम लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. So two concurrent forces 40 Newton and 20 Newton are acting at point O and the angle between them is 60 degree. What is the resultant force and what is the direction of the resultant force?
सो इस क्वेश्चन में हमें दो फोर्सेस दी हैं 40 न्यूटन और 20 न्यूटन, और उनके बीच का हमें एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ये हमारा गिवन डेटा है, जहाँ पे P हम उसको 40 न्यूटन एज्यूम करते हैं, Q 20 न्यूटन, और उनके बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो Q फोर्स है 20 न्यूटन है, और जो P फोर्स है वो 40 न्यूटन है, और उनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब इसके पैरेलल एक मैं इमेजिनरी लाइन कंसिडर करता हूँ, और इसके पैरेलल भी एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करता हूँ। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका जो डायगोनल होगा वो मुझे इसका रिजल्टेंट देगा, जो कि R है, और उसका एंगल होगा अल्फा। तो अभी हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि था अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हमें P पता है जो कि है 40 न्यूटन, Q पता है जो कि है 20 न्यूटन, और उनके बीच का एंगल थीटा पता है जो कि था 60 डिग्री। इसको हम एक बार कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स R मिल जाएगी, जो कि है 52.91 न्यूटन। नाउ द एंगल एट विच रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स अल्फा, उसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। हमें Q की वैल्यू पता है जो कि है 20, P हमें पता है जो कि है 40 न्यूटन, और थीटा हमें पता है जो कि है 60 डिग्री। हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमें फाइनली अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा एज 19.1 डिग्री। अब हमें ये याद रखना है कि जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कैल्सी जो है वो डिग्री में होना चाहिए, ना कि रेडियन में, तभी हमारा आंसर राइट आएगा। तो हमें हमारी रिजल्टेंट फोर्स मिल गई जो कि थी 52.91 न्यूटन, और जो अल्फा एंगल था वो भी हमें मिल गया जो कि था 19.1 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, जहाँ पे हमारे पास ये दो कॉन्करेंट फोर्सेस थी 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, उनके बीच का एंगल हमें पता था 60 डिग्री। उससे हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड की और उसका एंगल फाइंड किया। ये तो था पैरेललोग्राम लॉ। बट अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज़ करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में हमारे पास दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। So let it be F1, F2, F3, F4 and F5. तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में स्टेप 1 है रिजॉल्व द इंक्लाइंड फोर्सेस। अब इस सिस्टम में हमारे पास कौन से इंक्लाइंड फोर्सेस हैं? सबसे पहले तो है ये F1, F2 और F3। ये तीन इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, तो हमें इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो फोर्स F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये फोर्स F3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम इसको एक नाम भी दे देते हैं। अब क्योंकि ये फोर्स F1 है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, तो मैं इसको Fx1 भी कह सकता हूँ। वैसे ही मैं इसको Fy1 भी कह सकता हूँ। सिमिलरली ये हो जाएगा Fx2, Fy2 और Fx3 एंड Fy3। तो हमने जितनी भी इंक्लाइन फोर्सेस थी इनको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब स्टेप 2 पे जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि है साइन कन्वेंशंस का। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो राइट साइड एक्ट कर रही है तो उसको हम पॉजिटिव फोर्स कंसिडर करते हैं, और अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो लेफ्ट साइड एक्ट करती है तो उसको हम एक नेगेटिव फोर्स कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक फोर्स है जो राइट साइड एक्ट कर रही है और इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, तो आज से हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव 50 न्यूटन। और अगर हमारे पास से सेम फोर्स लेफ्ट साइड एक्ट कर रही होती तो उसको हम कहते हैं -50 न्यूटन। वैसे ही जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, अगर उसमें एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोर्स, और कोई फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव फोर्स। तो अगर हमारे पास एक फोर्स है जो 50 न्यूटन की अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो आज से वो होगी +50 न्यूटन, और अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उसको आज से हम कहेंगे -50 न्यूटन। अब हमने साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो Fx1 है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि राइट साइड एक्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू होगी
पॉजिटिव। वैसे ही जो Fx2 है वो भी टूवर्ड्स राइट साइड एक्ट कर रही है और ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसकी वैल्यू भी होगी पॉजिटिव। अभी जो फोर्स Fx3 है ये लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? करेक्ट, नेगेटिव। अब जो ये F4 फोर्स है वो भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसकी साइन कन्वेंशन होगी नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है। अब हम वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं, तो सबसे पहले जो ये Fy1 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब ये जो फोर्स Fy2 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। Fy3 की वैल्यू होगी नेगेटिव। अब ये जो F5 फोर्स है ये भी एक वर्टिकल फोर्स है, तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो अब हमने जो भी इंक्लाइन फोर्सेस थी उनको रिजॉल्व कर लिया और उसके हमने साइन कन्वेंशन भी दे दिए हैं। तो अभी जो ये इंक्लाइन फोर्स थी इसको हम इग्नोर कर देंगे और इसके जो सिर्फ कॉम्पोनेंट्स है उनको ही ध्यान देंगे। अब हम स्टेप 2 पढ़ते हैं। सो स्टेप 2 इज फाइंडिंग समेशन Fx एंड समेशन Fy। समेशन Fx मतलब हम जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं एक सिस्टम में उनको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है। इसमें हमने देखा ये Fx1, Fx2, Fx3 और F4 ये सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थी, तो इन सभी फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे विद द साइन कन्वेंशंस। Fx3 और F4 ये लेफ्ट साइड एक्ट कर रही थी, इसके लिए हमने इनको नेगेटिव कंसिडर किया है। वैसे ही समेशन Fy मतलब जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हैं इस सिस्टम में हम उनको ऐड कर लेंगे विद द साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे Fy2 और Fy3 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी तो इसके लिए हमने इनको नेगेटिव लिया है और बाकी दोनों जो बची हुई हैं वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 खत्म होता है जहाँ पे हम समेशन Fx और समेशन Fy फाइंड करते हैं। नाउ स्टेप 3 इज फाइंडिंग द रिजल्टेंट एंड इट्स एंगल। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन Fx स्क्वायर प्लस समेशन Fy स्क्वायर। ये समेशन Fx और समेशन Fy हमने स्टेप 2 में फाइंड कर लिया था, तो जो वैल्यूज हमें स्टेप 2 में मिलती हैं हम उसको इसमें डाल देंगे, तो फाइनली हमें इसका एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। नाउ द एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ समेशन Fy अपॉन समेशन Fx। समेशन Fy और समेशन Fx की जो वैल्यू हमें स्टेप 2 से मिली थी हम इसको इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमें एक एंगल मिल जाएगा जो कि इस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसके बाद एक और स्टेप है जहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन फाइंड करते हैं, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, बट उसको मैं एक सम लेके ही सिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है, ये सारी फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्स हैं और ये 16 न्यूटन, 50 न्यूटन और 40 न्यूटन ये इंक्लाइन फोर्सेस हैं और ये उनका एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 हम रिजॉल्व कर लेंगे इंक्लाइन फोर्सेस को। तो सबसे पहले 60 न्यूटन फोर्स को लेते हैं। तो 60 न्यूटन फोर्स को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। अब क्योंकि ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। अब हमें ये पता है कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होता है वो कॉस का टर्म होता है, तो ये हो जाएगा 60 cos 40। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 60 sin 40। अब इस 50 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। अब इस कंपोनेंट के साथ एंगल है तो ये हो जाएगा 50 cos 30 और ये दूसरा कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा 50 sin 30। अभी जो 40 न्यूटन फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री तो ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये कंपोनेंट के साथ एंगल है तो इसके लिए ये हो जाएगा 40 cos 60 और बचा हुआ टर्म हो जाएगा 40 sin 60। तो इस तरह हमने सारी इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं इसको हम कैल्सी में डाल के इसकी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि ये सम थोड़ा कम कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो कैल्सी में डालने के बाद मुझे ये सारी वैल्यूज मिलती हैं इन ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स की। मैंने सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है उसको कैल्सी में डाला है और उनकी वैल्यूज लिख दी हैं, जैसे कि ये थोड़ा सम ईजी लगे।
अब स्टेप 2 बढ़ने से पहले हम इनके साइन कन्वेंशन भी दे देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स टूवर्ड्स राइट साइड एक्ट कर रही है तो वो होती है पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर कोई लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है तो होती है नेगेटिव नेगेटिव। अभी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, अगर वो अपवर्ड एक्ट करती है तो होती है पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड एक्ट करी इसके लिए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बात हमेशा याद रखना कि हमने इस इंक्लाइन फोर्स को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। इसके लिए अब इस इंक्लाइन फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके सिर्फ कंपोनेंट्स को ही देखते हैं। तो अब हम स्टेप 2 पे बढ़ते हैं, जहाँ पे वी फाइंड द समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। सो समेशन एफ एक्स इज एडिशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं हम उसको लिख देंगे विद द साइन कन्वेंशंस। तो इसको कैल्सी में डालने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी। वैसे ही समेशन एफ वाई में हम जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनको लिख देंगे, उनको कैल्सी में सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमें जो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई मिला है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव 39.26 न्यूटन एंड पॉजिटिव 78.92 न्यूटन। ये वैल्यूज़ याद रखना क्योंकि हमें बाद में काम आने वाली है। Now step 3 is finding the resultant and its angle. So resultant was given by under root of summation fx square plus summation fy square. Summation fx हमें पता है क्या है और summation fy भी हमें पता है क्या है, उसको हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी। वैसे ही एंगल का फॉर्मूला हमें पता है कि इट इज़ tan इनवर्स ऑफ समेशन fy अपॉन समेशन fx। दोनों की वैल्यूज डालेंगे तो हमें इसका एंगल भी मिल जाएगा। तो अब स्टेप 3 हमारा ख़त्म होता है। अब स्टेप 4 जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक सम के साथ ही बताऊंगा, तो स्टेप 4 में हम रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन देखते हैं, वो कहाँ पे लाई करेगा। हमें उसका एंगल तो और उसकी वैल्यू तो पता है, जो कि ये 88.14 न्यूटन है और 63.5 डिग्री है, बट वो लाई क्या करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ी है, तो क्या वो रिजल्टेंट फोर्स 63.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगा, क्या वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाएगा, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएगा, या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएगा। ये एक्स एक्सिस से तो कोई से भी क्वाड्रेंट में बना सकता है 63.5 डिग्री। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एफ एक्स नेगेटिव है और समेशन एफ वाई पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट। समेशन एफ एक्स नेगेटिव है, समेशन एफ वाई भी नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और समेशन एफ एक्स पॉजिटिव है और समेशन एफ वाई नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्टेंट लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई दोनों पॉजिटिव थे, इसके लिए हमारा जो रिजल्टेंट है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम अपना प्लॉट कर लेते हैं रिजल्टेंट, जो कि था 88.14 न्यूटन और उसका एंगल जो था वो था 63.5 डिग्री और वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह हमने देखा कि हम कैसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, हम कैसे पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं और हम कैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।